ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम आगे विजय सिंह पथिक जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि विजय सिंह पथिक हमारे राजस्थान राज्य की जन्मभूमि न होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो क्रांतिकारी जीवन है, अपने जीवन का लगभग भाग है हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन, सशस्त्र क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में किसान आंदोलन के जो जन्मदाता है वो विजय सिंह पथिक थे। इनका जन्म 1882 गांव गुठावली बुलंदशहर यूपी के अंदर हुआ था। इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी रहा था। इनके बचपन का नाम था भूप सिंह। बचपन का नाम रहा था और इनके चाचा थे बलदेव सिंह। ये भी एक महान क्रांतिकारी थे। अनिल सिंह गुर्जर इनके पिता थे, एक गुर्जर जाति के थे। और विजय सिंह का जो बचपन का नाम था वो भूप सिंह था। और इनके जो चाचा जी थे बलदेव सिंह, वो भी एक महान क्रांतिकारी थे। उनका पूरा परिवार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश आजाद हुआ तब तक इनका परिवार राजनीतिक क्षेत्र से, क्रांतिकारी क्षेत्र से जुड़ा रहा। तो विजय सिंह पथिक के लिए किसान आंदोलन, राजनीतिक जीवन और मातृभूमि के प्रति जो इनकी भक्ति थी ये इन्हें विरासत में मिली थी। और विजय सिंह पथिक बचपन में नाम भूप सिंह था और आगे जाकर विजय सिंह पथिक के नाम से इतिहास में जानेंगे। और इन्होंने ये अपने बहनों के साथ प्रथम बार राजस्थान में अजमेर जिले में किशनगढ़ आए थे। किशनगढ़ आने पर इनका संपर्क सचिन सन्याल, से इनका संपर्क हुआ। और राष्ट्रपिता बोस तक इनका संपर्क था। इनका जो राजस्थान में जो शुरू के अंदर जो किशनगढ़ आए थे अपने बहनों के साथ, वहां पर सचिन सान्याल और राष्ट्रपिता बोस से ये मिले। और उसके बाद में राजस्थान में सक्रिय रूप से क्रांति में ये भाग लेने लगे। और उनके जो प्रथम जो राजनीति है वो वीर भारत 1910 में उनका राजनीतिक कैरियर शुरू होता है। वीर भारत सभा की ये स्थापना करते हैं। वीर भारत सभा की ये स्थापना करते हैं। उसकी स्थापना के बाद उस स्थापना में केसरी सिंह भारत, भारत में गोपाल सिंह खरवा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब देखिए इनका जन्म में उत्तर प्रदेश में हुआ और कर्मभूमि राजस्थान को बनाया। ये इनके चाचा बलदेव सिंह थे, वो एक महान क्रांतिकारी थे और अपने बहनों या जीजा के साथ किशनगढ़ आए। और सचिन सान्याल राष्ट्रपिता बोस से मिले। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका केसरी सिंह भारत और गोपाल सिंह खरवा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और प्रथम बार विजय सिंह पथिक ने गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर
खरवा के साथ मिलकर उन्होंने ब्यावर अजमेर की जो रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन को उखाड़ फेंकने का एक प्लान बनाया और दुर्भाग्य से ये सारी जानकारी अंग्रेज सरकार को लग गई। इस कारण इन पर गोपाल सिंह खरवा के साथ विजय सिंह पथिक भी इस योजना में ये शामिल थे और ये योजना इनकी असफल हुई और गोपाल सिंह खरवा के साथ भी 21 फरवरी 1915 ईस्वी में जो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जो योजना थी वो योजना भी असफल हो जाती है। इस पर अंग्रेज सरकार को जब पता चलता है कि विजय सिंह पथिक भी इन रेलवे पटरियों को उखाड़ने में विजय सिंह पथिक का भी हाथ था, जबकि मुख्य भूमिका गोपाल सिंह खरवा की थी। उसके बाद में ये पुलिस के वजह से ओचड़ी गांव पड़ता है चित्तौड़ में। ओचड़ी चित्तौड़ आ जाते हैं और वहां पर उन्होंने भूप सिंह नाम का नाम बदलकर अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लेते हैं और चेहरे पे बड़ी बड़ी मूंछें और दाढ़ी बदल लेते हैं और अपना नाम नाम परिवर्तन कर लेते हैं। भूप सिंह की जगह अपना नाम अंग्रेज सरकार से बचने के लिए उन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक कर लेते हैं और एक शिक्षक का कार्य वहां ओचड़ी में करने लग जाते हैं और इसी प्रकार विजय सिंह भूप सिंह का ये लक्ष्य था कि मैं अगर मेरा हुलिया चेंज कर लूं तो मैं किसी प्रकार अंग्रेज सरकार की पकड़ में नहीं आऊं। इस कारण वो ओचड़ी गांव चित्तौड़ के अंदर अपना नाम भूप सिंह की जगह विजय सिंह कर लिया और एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद में हरिभाव पीकर उन्होंने पाठशाला खोली। हरिभाव पीकर ने विद्या प्रचारणी सभा नाम एक पाठशाला खोली। उस पाठशाला में ये विजय सिंह भी एक शिक्षक बन गए। इस विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से विजय सिंह पथिक को अपना शैक्षणिक कार्य शुरू किया और राजस्थान के प्रमुख जो क्रांतिकारी थे उनके भी ये संपर्क में आया। वहां से ये विजय सिंह पथिक साधु सीताराम दास के कहने पर यानी साधु सीताराम दास भी विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे और उन्हें विजय सिंह पथिक से यह अपील की गई थी कि जो बिचौलिया है वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, उस बिचौलिया किसान आंदोलन में आप उनका नेतृत्व कीजिए। और ये बात विजय सिंह पथिक स्वीकार कर लेते हैं और ये 1913 से लेकर 1927 ईस्वी तक ये बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और बिचौलिया किसान आंदोलन जो कि राजस्थान में चलने वाला उपरमाल क्षेत्र में चलने वाला बिचौलिया किसान आंदोलन, इनके एक मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके कानपुर से समाचार पत्र निकलता था प्रताप। इस प्रताप समाचार पत्र में बिचौलिया किसान आंदोलन की प्रमुख किसानों की समस्याओं को प्रताप समाचार पत्र में खबरें छपने लगी। इस प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से ही बिचौलिया किसान आंदोलन संपूर्ण भारत के अंदर इनकी चर्चा होने लगी थी और बिचौलिया किसान आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन बना दिया गया था। इसके बाद में 1917 के अंदर पंचकोट की स्थापना की गई थी। 1917 में उपरमाल पंचकोट की
स्थापना 1917 में ऊपर मार्कस बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन को सही दिशा देने के दृष्टि से इस की स्थापना की गई थी। इसके अंदर स्थापना की गई और स्थापना करने के बाद में मन्नालाल को ऊपर मार्कस बोर्ड का सरपंच बनाया गया था। ये बिजोले किसान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऊपर मार्कस बोर्ड की स्थापना की गई और मन्नालाल को सरपंच बनाया गया था। उसके बाद में 1919 ईस्वी में वर्धा के अंदर, वर्धा पड़ता है महाराष्ट्र में, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना यानी 1919 ईस्वी में वर्धा क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में, वह राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। किसी प्रकार राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया जाए। फिर 1920 के अंदर इसके कार्यालय को अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो कार्यालय वो वर्धा से हटाकर 1920 में अजमेर में कर दिया जाता है। और अजमेर में करने के बाद के अंदर उन्होंने 2 समाचार पत्र राजस्थान केसरी और नवजीवन नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित करते हैं। इनके लिए जो आर्थिक सहयोग है सेठ जमनलाल बजाज के द्वारा इनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है। जमनलाल बजाज यानी विजय सिंह पथिक का जो महत्वपूर्ण कार्य था 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की ये स्थापना करते हैं। स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों का सही ढंग से संचालन किया जाए। फिर 1920 में इस वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और उसके बाद 1920 में इसका जो कार्यालय उसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां से राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान नामक हिंदी भाषा में समाचार पत्र निकाले गए थे, जिनमें अंग्रेजों के द्वारा किसानों, आम जनता और राजस्थान के सामंतों के द्वारा जनता का शोषण होता था उसके बारे में इसमें खबरें छापी जाती थी। और उनके लिए जो आर्थिक सहायता है वो जमनलाल बजाज के द्वारा इन समाचार पत्रों के लिए आर्थिक सहायता दी गई। और उसके बाद में 1923 के अंदर ईस्वी में बेंगुपट्टा चित्तौड़ के अंदर वहां किसान आंदोलन चल रहा था। चित्तौड़ के अंदर 1923 ईस्वी में बेंगू के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था। वहां पर अंग्रेज सरकार के द्वारा किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगे। इस कारण विजय सिंह पथिक ने भी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वहां गए और वहां जाने के बाद में देखा अंग्रेज अधिकारी का ट्रेंच, उसने बेंगू में शांतिपूर्ण किसान आंदोलन करे, किसानों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें करपा जी
करपाजी व रूपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए थे। इनकी जांच करने के लिए ट्रेस आयोग बेटा इतने अत्याचार किए गए थे। कई बार प्रश्न आता है कि करपाल जी और रूपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़ से है। कौन सा आयोग बेटा? ट्रेस आयोग बेटा। और ट्रेस के आदेश से इन किसानों की हत्या हुई थी। इसके बाद में इनका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला और इसमें विजय सिंह पथिक को राजद्रोह के आरोप में अंग्रेज सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इनको गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय के बाद में विजय सिंह पथिक निर्दोष साबित होते हैं। अंग्रेज सरकार किसी प्रकार का राजद्रोह का आरोप है विजय सिंह पथिक पर साबित नहीं कर सकते। इस कारण 1927 में ये वापिस जेल से रिहा हो जाते हैं। यानी 1927 के अंदर बेगू चित्तौड़ के अंदर जो आंदोलन हुआ था उसमें करपाजी और रूपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए। उनकी जांच करने के लिए ट्रेस आयोग बैठा और इस किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक के भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने इन पर राजद्रोह के आरोप लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया था और अंग्रेज सरकार किसी प्रकार का इन पर दोष साबित नहीं कर सकी। इस कारण 1927 में उन्हें वापिस जेल से रिहा कर दिया गया था। उसके बाद में उन्नीस सौ 27 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया क्षेत्र के अंदर किसानों से अंग्रेज सरकार के द्वारा अधिक लाभ और भाग बढ़ाने के कारण विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसानों से कहते हैं कि आप इस भूमि को पड़ती छोड़ दें, आप कुछ समय के लिए इस भूमि को जोतो मत या किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं करें। और विजय सिंह पथिक को पूरा विश्वास था इस भूमि को कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है और नहीं कोई दूसरे किसान इसके यहाँ पर खेती करेंगे। मगर ये बात उल्टी पड़ी और जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उन किसानों ने उस भूमि पर किराए पर लेकर या मोल लेकर खेती करना शुरू कर दिया। इस बात से बिजोलिया के किसान विजय सिंह पथिक से नाराज हो गए और विजय सिंह पथिक ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करना छोड़ दिया गया था। ये किसान आंदोलन 1941 तक बिजोलिया में चलता रहा। मगर 1927 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक अलग हो गए। उसके बाद में 1930 ईस्वी में ये जानकी देवी से विवाह करते हैं। जानकी देवी से विवाह करते हैं और ये कहा जाता है कि ये भी एक शिक्षिका थी और विधवा थी और 48 वर्ष की उम्र में विजय सिंह पथिक इनसे शादी करते हैं और शादी करने के 1 महीने के बाद में ही विजय सिंह पथिक को अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर लेती है। इस कारण 1 माह तक ही ये इनके साथ रहते हैं और कभी भी उन्होंने वैवाहिक जीवन का भी सुखी नहीं लिया और इनका विवाह 1930 में जानकी देवी के साथ 48 वर्ष की उम्र में विजय सिंह पथिक का विवाह होता है। उसके बाद में उनके द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें महत्वपूर्ण है अजमेरू एक उपन्यास है। देखिए अजमेर का जो प्राचीन नाम है वो अजमेरू है।
तो उन्होंने अजमेर नामक उपन्यास लिखा गया था। उसके बाद में पथिक प्रमोद, पथिक प्रमोद ये कहानी संग्रह, ये कहानी संग्रह। उसके बाद में उनके द्वारा दो समाचार पत्र नव संदेश, नव संदेश और राजस्थान संदेश, राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित किए गए थे। विजय सिंह पथिक ने पथिक की 28 मई 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में 29 अप्रैल 1989 के ईस्वी में भारतीय सरकार के द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा इनके ऊपर 1 रुपए की डाक टिकट जारी करते। डाक टिकट जारी करते। तो विजय सिंह पथिक का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से राजस्थान में सशस्त्र क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। बेंगलुरु चित्तौड़ के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा था उनका भी नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। राजस्थान में जन जागृति लाने का भी महत्वपूर्ण योगदान विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा पुस्तकें लिखी थी, अजमेर उपन्यास था, पथिक प्रमोद एक कहानी संग्रह था। उनके द्वारा नव संदेश और राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र निकाले गए थे। 28 मई 1954 में विजय सिंह पथिक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के काफी वर्षों बाद में 29 अप्रैल 1989 में 1 रुपए की भारत सरकार ने संचार मंत्रालय के द्वारा विजय सिंह पथिक के ऊपर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। ये विजय सिंह पथिक के बारे में हमने विस्तार से हमने अध्ययन किया। अब हम अगले राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी है गोपाल सिंह खरवा, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राव गोपाल सिंह खरवा, ये भी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में सम्मिलित है और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते। राव गोपाल सिंह खरवा, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर था। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर था। ये 1800 इनका जो कार्य क्षेत्र था ये अजमेर से था और अजमेर के पास ही खरवा उनका गांव थे। ये खरवा के सामंत थे। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जब सशस्त्र विद्रोह हो रहा था उस समय राजस्थान के लगभग शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर दी थी। अपने जो गौरवपूर्ण इतिहास है उनको अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया था, मगर राव गोपाल सिंह खरवा ने कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और वे अंग्रेजों से विद्रोह करते रहे। और ये महाभारती के सच्चे सपूत है और खरवा के ये सामंत है और इनका जो झुकाव था ये आर्य समाज से
जुड़े हुए थे और उनकी शिक्षा भी मेयो कॉलेज कॉलेज अजमेर में इनकी शिक्षा हुई थी। उस समय राजस्थान के राजपूताने के जो प्रमुख के शासक में जो राजकुमार थे और उसमें जो शिक्षा का जो प्रमुख राजस्थान में जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था वो मेयो कॉलेज अजमेर था। वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और ये भारत बंगाल गए थे। एक धार्मिक सम्मेलन चल रहा था, भारत धर्म महामंडल महामंडल सभा में ये भाग लेने के लिए बंगाल गए और बंगाल जाने पर उन्हें अनेक क्रांतिकारियों से संपर्क करने का उन्होंने अवसर मिला। वहां अरविंद घोष से मिले। ये अरविंद घोष से वहां जाकर मिले और वहां से ही श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी मिले और उनका राजबिहारी बोस से भी संपर्क था। ये महत्वपूर्ण जो क्रांतिकारी थे उनका बंगाल दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वहां पर अरविंद घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा और राजबिहारी बोस से मिलने का इनके लिए अच्छा अवसर मिला और बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के ये व्यक्ति थे। उसके बाद में वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह प्रतीक द्वारा वीर भारत सभा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था और यहाँ से ये क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते हैं और संपूर्ण राजस्थान के अंदर एक क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष में क्रांति की योजना बनाई जाती है। 21 फरवरी 1915 ईस्वी में। और जो राजस्थान में जो क्रांति सशस्त्र क्रांति की जो जिम्मेदारी है और आप गोपाल सिंह खरवा को दी जाती है। गोपाल सिंह खरवा को दी जाती है और इससे पहले ये ब्यावर के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर रेल पटरियों को उखाड़ने की योजनाएं बनाते हैं और इस योजनाएं असफल हो जाती है। समय से पहले ही अंग्रेज सरकार को इनकी गतिविधियों का पता चल जाता है और पता चलने के बाद में उनको गिरफ्तार करने की अंग्रेज सरकार कोशिश करती है। उनके जो निजी सचिव थे गोपाल सिंह खरवा के वो थे भूप सिंह, इनके जो निजी सचिव थे वो थे भूप सिंह, जो आगे जाकर विजय सिंह पत्थी के नाम से जाने गए थे। उसके बाद में उनको इस रेल पटरी उखाड़ने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहां पर टारगढ़ में उन्हें नजरबंद गोपाल सिंह को टोलगढ़ के अंदर इनको नजरबंद कर देते और उनको लाहौर षड्यंत्र केस में भी लाहौर षड्यंत्र केस में भूप सिंह का नाम आने के बाद में भी
गोपाल सिंह को पता चला कि अंग्रेज सरकार आने वाले समय पर मेरे ऊपर भी कोई कठोर कार्रवाई करेगी, इस कारण वो वहां से जेल से फरार अजमेर, अंग्रेज सरकार ने उन्हें अजमेर जेल में लेकर आ गए और अजमेर जेल से भी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। और बाद में अंग्रेज सरकार ने इन्हें सलेमाबाद में वापस पकड़ लेते और पकड़कर दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय तक इनको तिहाड़ जेल में रखा जाता है और फिर बाद में वहां से 1919 में वहां से इनको रिहा कर दिया जाता है। इनका जो 1919 में इन्हें रिहा कर दिया जाता है और अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे मामले थे जिन पर गोपाल सिंह खरवा पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे। उनमें से जो प्रमुख आरोप है वो निम्न प्रकार है। लॉर्ड हार्डिंग पर लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में भी इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था कि क्योंकि ये राव गोपाल सिंह खरवा का अर्जुनलाल सेठी से भी संपर्क था और उन्हें अंग्रेज ने सोचा कि लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में भी गोपाल सिंह खरवा का नाम आता है। उसके बाद में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में कोटा में महंत प्यारेलाल हत्याकांड में भी गोपाल सिंह खरवा का नाम आता है। उसके बाद में इन पर यह भी आरोप लगाया गया था कि जोधपुर और नसीराबाद छावनियों के अंदर जो राजपूत सैनिक है उन राजपूत सैनिकों को ये अपनी ओर मिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाने का गोपाल सिंह खरवा प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत अंग्रेज सरकार ने यह भी उन पर मुकदमा लगाया गया था। 1907 के अंदर उनके द्वारा अजमेर के अंदर एक छात्रावास चलाते थे। उस छात्रावास में ही नौजवानों को क्रांतिकारी शिक्षा देते थे और एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि गोपाल सिंह खरवा को अंग्रेज सरकार ने किस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, तो कानून का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा के तहत यानी अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा के तहत राव गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार किया गया था। ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया सवाल है और उसके बाद में 1920 में रिहा होने के बाद में गोपाल सिंह खरवा ने रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया गया था और कुछ समय के लिए ये राजनीति से दूर हो गए। 1954 में
1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, गोपाल सिंह खरवा को इसलिए प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते कि राजस्थान के अंदर 21 फरवरी 1915 के अंदर जो सशस्त्र जो क्रांति थी, क्रांति की जो योजना थी, उस योजना की जिम्मेदारी अजमेर क्षेत्र में जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई थी। राजस्थान में क्रांतिकारी और उनका जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर में था। और दुर्भाग्य रहा था कि ये सारी जानकारी अंग्रेजों को समय से पूर्व ही पता चल गई। सचिन सन्याल, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष जैसे महान क्रांतिकारी से इनका सीधा संपर्क था। ये अंग्रेज की सरकार के खिलाफ कार्य करते रहे थे और उनके द्वारा अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 1919 में उनको रिहा कर दिया गया था। रिहा करने के बाद में 1920 के बाद में ये राजनीति से पृथक हो जाते हैं और इन्हें 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नमस्कार।